कंपटीशन को लेके मिथ, उस मिथ से आपको बचना होगा। सिर्फ लॉ पढ़ लेंगे जज बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। जीके और लैंग्वेज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो एक माइंड मैपिंग आपकी होनी चाहिए कि मैं ये क्यों करने जा रही हूँ, मेरा विजन इसको लेकर के क्या है और मैं इसके लिए क्या क्या कर सकती हूँ। जब आपका विजन क्लियर होगा तो डाइवर्जन अपने आप खत्म हो जाएगा। बेयर एक्ट इज बैकबोन ऑफ लॉ। रीडिंग करेंगे, फिर अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम उसका चार्ट बनाएंगे, फिर हम मेमोराइज करने के लिए विजुअलाइज मेथड जो कलर कोडिंग है इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही असफल हुए तुरंत मैं डॉक्टर अनुराग, मैंने अपनी पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से कंप्लीट किया है लॉ में। और मेरी शुरुआत सबकी तरह नॉर्मली एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट के रूप में हुई और मैंने लॉ सब्जेक्ट से ही सिविल सर्विसेज भी दिया, जुडिशरी के एग्ज़ाम्स भी दिए, एपीयू भी दिया। सभी का मैंने प्री मेंस ये क्वालिफाई किया, लेकिन फाइनली वहाँ नहीं बात बनी और एक्सीडेंटली मैं टीचिंग फील्ड में आया। एक्सीडेंटली इसलिए कि शुरुआती चॉइस नहीं थी मेरी ये टीचिंग। Hello, sir. Myself, Ishika Upadhyay. Sir, Bayer Acts are considered as the backbone. So, what is the right way to read, revise, and retain them? बेयर एक्ट इज बैकबोन ऑफ लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि बेयर एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बैकबोन कह रहे हैं। बेयर एक्ट वो लॉ बुक है जो लेजिस्लेचर जो लॉ पास करता है उसका ही रॉ फॉर्म है ये। एज इट इज, बेयर मीन्स नेकेड, जो लॉ पार्लियामेंट ने पास किया एज इट इज विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन वो रहता है। तो किसी भी लॉ को जानने के लिए बेयर एक्ट इसलिए जरूरी हो जाता है कि एक्चुअल इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर हमें पता चलेगा इससे। अदर जो रेफरेंस बुक हम पढ़ते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर ऑथर का इंटरप्रिटेशन होता है उस लॉ का। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को ही लेते हैं हम लोग, तो कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर जैन पांडे ने अपना बुक लिख रखा है, वीएन शुक्ला जी ने अपना बुक लिख रखा है, एमपी जैन ने अपनी बुक लिख रखी है। तो वो इन अलग अलग ऑथर्स का इंटरप्रिटेशन है, लेकिन हम इन बुक्स को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस जब चल रही है, लिटिगेशन जब चल रहा है, तो एज ए रेफरेंस नहीं दे सकते हैं। जब रेफरेंस देना होगा हमको तो बेयर एक्ट देना पड़ेगा कि एज पर आर्टिकल दिस ये है, एज पर सेक्शन दिस ये है। तो इस वजह से बच्चों के लिए जरूरी हो जाता है कि आपको बेयर एक्ट सही से पढ़ने आना चाहिए। अब बेयर एक्ट में प्रॉब्लम क्या है कि उसकी जो लैंग्वेज है वो काफी टफ है, क्योंकि वो लीगल वर्ड्स आ जाते हैं और जो लॉ ड्राफ्ट किया जाता है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा ड्राफ्ट किया गया है। और उसमें होता क्या है कि बहुत कम शब्दों में हमें अपनी पूरी बात कहनी है। लेंदी लॉ नहीं है, एक्सप्लेनेटरी लॉ नहीं बनता है, शॉर्ट में बनाया जाता है कि एकदम छोटी सी चीज में हम पूरी बात अपनी कह डालें। तो बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है। अब बेयर एक्ट पढ़ने के लिए कैसे हम उसे पढ़ें, कैसे हम सीखें और कैसे हमें याद रह जाए, इसके लिए दो फॉर्मेट में हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। पहला फॉर्मेट ये है कि जब हम बेयर एक्ट को पढ़ें तो सबसे पहले रीडिंग। अब जब रीडिंग करेंगे तो हमें कमी पता चलेगी, क्या वर्ड्स मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं उसके। तो दूसरा स्टेज है रीडिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमें उन वर्ड्स का लीगल मीनिंग चाहिए। इसके लिए हर बच्चे को चाहिए कि वो लीगल लेक्सिकॉन या डिक्शनरी जो होती है उसका यूज करे। और जनरली बच्चे क्या करते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है। 5 साल पढ़ जाएंगे, पूछा जाए कि लीगल डिक्शनरी है आपके पास, नहीं। और वर्ड्स ऐसे हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज नहीं होते हैं और उसका मतलब हमें पता नहीं है। इस वजह से बेयर एक्ट बोरिंग हो जाता है। तो रीड करिए, फिर उसे अंडरस्टैंड करिए, ठीक। उसके बाद जा करके हम उसका चार्ट बनाते हैं कि अब बेयर एक्ट हमने पढ़ लिया, बेयर एक्ट की वर्डिंग्स को हमने समझ लिया, उसके बाद चार्ट कि उस बेयर एक्ट में चार्ट जब हम बनाएंगे तो चार्ट क्या बनाना है, इसके इसेंशियल्स क्या आ रहे हैं। इसेंशियल्स जब निकल जाएंगे तो उसको रिट्राइव करने की अब हम कोशिश करेंगे कि फिर अब हमें ये याद कैसे रह जाए। तो जो हम चार्ट बनाएंगे, चार्ट में क्या होगा,
उसके इसेंशियल एलिमेंट्स होंगे, उसके पनिशमेंट होंगे और उसके अदर कोई मिसलिनियस चीज होगी। तो बेयर एक्ट पढ़ते वक्त कलर कोडिंग का इस्तेमाल करना चाहिए कि लीगल प्रिंसिपल एक से हमने कर दिया अंडरलाइन, पनिशमेंट है उसे दूसरे से अंडरलाइन कर दिया, और अदर चीज है जैसे कोई प्रोविजो है या कोई चीज है उसको तीसरे से हमने अंडरलाइन कर दिया। तो जब ये विजुलाइज फॉर्म में आ जाता है तो हमें याद आता है कि अच्छा बेसिक प्रोविजन ये है, पनिशमेंट ये है, लीगल प्रोविजंस पे ये जा रहे हैं, अदर प्रोविजो है तो ये जा रहे हैं। तो ये रहेगा पैटर्न हमारा पढ़ने का कि पहले हम रीडिंग करेंगे, फिर अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम उसका चार्ट बनाएंगे, फिर हम मेमोराइज करने के लिए विजुलाइज मेथड जो कलर कोडिंग है इसका इस्तेमाल करेंगे। ये तो रही सिंपल रीडिंग वाली बात कि हम कैसे रीड करें बेयर एक्ट। और बेयर एक्ट हमेशा बहुत ही स्लो पढ़ना चाहिए क्योंकि वहां पे बहुत सारे कॉमा होंगे, सेमीकोलन होंगे, फुल स्टॉप होंगे, कभी कभी पूरा का पूरा 8 लाइन 10 लाइन एक स्टेटमेंट के रूप में लिखा जा रहा होता है। अब 10 लाइन पढ़ के हम एक बार में समझ लेंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो धीरे धीरे हमें हर स्टॉप पे रुकना है कि रुक रुक के उसको पढ़ें। अब आते हैं बेयर एक्ट, हम पढ़ तो लिए, समझने की कोशिश भी की, चार्ट भी बनाए, लेकिन एक्चुअल बेसिक डिफॉल्ट कहां हो जा रहा है कि बेयर एक्ट पढ़ने के लिए कोई भी बेयर एक्ट आप पढ़ते हैं, किसी भी लॉ का होगा, उसके 5 पार्ट हैं। कोई भी प्रोविजन पढ़ते हैं, चैप्टर होगा, फिर सेक्शन या आर्टिकल होगा, उसे हम लोग उसका मार्जिनल नोट बता रहे हैं कि मार्जिनल नोट, फिर बॉडी प्रोविजन होगा उसका, फिर प्रोविजो या एक्सेप्शन होगा, एंड लास्ट में इलिस्ट्रेशन होगा। और ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप अलग करके हेडिंग नहीं पढ़ सकते, अलग करके मार्जिनल नोट नहीं देख सकते, अलग करके बॉडी नहीं, अलग करके प्रोविजो नहीं, अलग करके इलिस्ट्रेशन नहीं, कुछ भी अलग नहीं करना है आपको। सब एक सिस्टमैटिक ढंग से बनाया गया है, सारी चीजें सिस्टमैटिक हैं। तो लॉ जब हम पढ़ रहे हैं तो समझ में कैसे आए मुझे, तो हमें ध्यान रखना है कि चैप्टर की हेडिंग से शुरू करेंगे हम कि ये चैप्टर किस टॉपिक पे है, और उसके बाद हम सेक्शन वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। सेक्शन में जब आएंगे तो सबसे पहले मार्जिनल नोट उसकी देख रहे हैं, देन बॉडी देख रहे हैं, देन प्रोविजो देख रहे हैं, देन आपका इलिस्ट्रेशन देख रहे हैं। अब इसमें क्या है कि अगर हमने मार्जिनल नोट ऑफ सेक्शन या आर्टिकल देखा और उसकी बॉडी को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी होता है कि कुछ कन्फ्लिक्ट होता है कि मार्जिनल नोट ये कह रहा है, बॉडी इसकी ये अलग बात कह रही है, और फिर उसी में जुड़ा हुआ प्रोविजो जो बॉडी से अलग बात कह रहा है, और फिर जब लास्ट में हम जा रहे हैं इलिस्ट्रेशन, तो इलिस्ट्रेशन थोड़ा और कुछ अलग बात कह रहा है। तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि मार्जिनल नोट में ऐसा बोला जा रहा है, बॉडी में ऐसा बोला जा रहा है, प्रोविजो में ये चीज आ गई, इलिस्ट्रेशन में ऐसा आ गया। तो बस यहीं पे लॉ एस्पिरेंट को समझना होगा कि जब कभी भी हम बेयर एक्ट पढ़ें तो जो मार्जिनल नोट है वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्शन दे रहा है कि ये पूरा सेक्शन हमारा या आर्टिकल इस थीम पे जाएगा। बॉडी जो है वो एक्चुअल लॉ बता रही है, जनरल रूल बताएगी बॉडी जो है, और जो प्रोविजो या एक्सेप्शन जोड़ा गया है उसी जनरल रूल का ये एक्सेप्शन बता रहा है। तो एक्सेप्शन कब आएगा? जब जनरल रूल लागू नहीं हो पा रहा है, जहां पे वहां पे हम प्रोविजो को देखेंगे। तो जब कोई मामला हमारे पास आता है तो हमें ये तुरंत पता चल जाता है कि ये एक्सेप्शन वाला मामला है, ये प्रोविजो में जाएगा, और ये जनरल रूल वाला मामला है, ये बॉडी में जाएगा। और जब कभी भी बॉडी और एक्सेप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं आप, कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो हमेशा प्रोविजो या एक्सेप्शन प्रिवेल कर जाता है, क्योंकि ये स्पेशल है। सिंपल सा रूल लॉ में होता है कि जब कभी भी स्पेशल लॉ और जनरल लॉ में कंफ्लिक्ट होगा तो स्पेशल लॉ प्रिवेल कर जाएगा। तो अब जनरल लॉ तो बॉडी बता रही थी, प्रोविजो जो है उसका एक्सेप्शन बता रहा था, तो जब ये एक्सेप्शन है तो ये स्पेशल हो गया, और जब ये स्पेशल हुआ तो ये प्रिवेल कर जाएगा। तो पहला तो ये तुरंत समझ लेना है कि अगर बॉडी और प्रोविजो दोनों अलग बातें कर रहे हैं तो हमें एक को अगर मानना होगा, वो एक्सेप्शनल कंडीशन अगर आ रही है तो हम एक्सेप्शन को मानेंगे, यानी प्रोविजो को हम प्रिवेल करा देंगे अगर प्रोविजो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो। फिर दूसरी चीज आती है कि उसके बाद इलिस्ट्रेशन आता है। अब इलिस्ट्रेशन में कुछ अगर अलग चीजें दिख रही हैं, जनरली नहीं दिखता है, लेकिन कभी कभी कुछ आएगा कि कुछ इलिस्ट्रेशन कुछ ज्यादा वाइडर डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो उसमें अब हम किसको माने, बॉडी को माने, प्रोविजो को माने या इलिस्ट्रेशन को? तो कहेंगे नहीं, इलिस्ट्रेशन प्रिवेल कर जाएगा यहाँ पे।
तो बच्चे को ये क्लियर हो जाता है कि कौन सी चीज कहां इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अदरवाइज बच्चा समझ नहीं पाता है, कहता है कि वो बॉडी में तो ये कह रहा था, प्रोविजो एकदम उल्टा बोलने लगा, इलिस्ट्रेशन में कुछ और कह रहा है, कंफ्यूज हो गया उस चीज को लेके। तो अब उसको ये पता चल जाना चाहिए कि नहीं, जनरल रूल बॉडी बता रहा है, उसका एक्सेप्शन प्रोविजो बता देगा, और इलिस्ट्रेशन उसी को इलिस्ट्रेट कर रहा है, यानी उसी की व्याख्या कर दे रहा है। और व्याख्या अगर कर रहा है तो आप भी जानते हैं कि फॉर्मूले से ज्यादा बेहतर उसका एक्सप्लेनेशन होता है। तो जब एक्सप्लेनेशन आ रहा है तो हम एक्सप्लेनेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। अब दूसरी चीज आ जाती, एक तो ये रहा कि हम किसको कब कहां प्रेफरेंस देंगे। दूसरी चीज आती है कि हम लॉ को जब पढ़ रहे होते हैं, उसके वर्ड्स हमारे सामने आ रहे होते हैं, तो उस वर्ड का क्या मतलब आ रहा है, हम कौन सा वर्ड निकालें। जैसे फॉर काइंड इंफॉर्मेशन आपको अगर हम कहें कि आप बैरक पढ़ रहे हो और उसमें वर्ड आ गया CAT कैट, अब क्या समझें, ये CAT कैट बिल्ली है, CAT कैट कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है, ये है क्या, हम इसका क्या मतलब निकालें। तो उसके लिए आता है कि गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है। कि गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है कि आप लेजिस्लेचर के द्वारा यूज किए गए वर्ड का सबसे कॉमन मतलब निकालिए एज पर द इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर, कि इस वर्ड का इन्होंने कैसे इस्तेमाल, किस सेंस में किया है। अगर कोई एग्जाम हो रहा होगा तो सेंस आएगा कि ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है। अगर किसी एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होगी तो आएगा CAT कैट, ये तो बिल्ली वाला कैट है, लाइक दिस। तो इसी को गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कह रहे हैं। दूसरी चीज, कभी कभी कुछ होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि आप लोगों को पता है कि उसके कई मतलब निकलते हैं। कोई वर्ड यूज किया गया, उसका ये भी मीनिंग है, उसका ये भी मीनिंग है, उसका ये भी मीनिंग है, तो हम कौन सा माने, हम कौन सा उसमें निकालें। तो जब वर्ड को पढ़ने से, यानी गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन लगाने से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मिसचीफ रूल लेके आते हैं कि यहां वर्ड तो क्लियर नहीं कर पा रहा है, रूल ऑफ मिसचीफ लगाइए यहां पे। अब यहां पे लेजिस्लेचर का इंटेंट देखिए कि लेजिस्लेचर ने ये लॉ किस इंटेंशन से बनाया था, तो उस इंटेंशन के अकॉर्डिंग, यानी पर्पज के अकॉर्डिंग उसका इंटरप्रिटेशन कर देना चाहिए। और इसीलिए हमने क्या कहा था कि बेयर एक्ट पढ़ते वक्त सबसे पहले हम हेडिंग ऑफ चैप्टर देखेंगे, उसके बाद हम मार्जिनल नोट देखेंगे। तो इन्हीं से उनका इंटेंशन पता चल जाता है कि लेजिस्लेशन ने ये लॉ इस इंटेंशन के साथ ड्रॉप किया है, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसका इंटरप्रिटेशन कर लेंगे। फिर एक तीसरी कंडीशन यहां पे आती है कि कभी कभी हमें कोई लॉ पढ़ने पे कंफ्यूजन होने लगती है कि ये लॉ ये बात कह रहे थे, जैसे सेक्शन 14 सॉरी आर्टिकल 14 ये कहा कि देयर शैल बी इक्वलिटी, और आर्टिकल 15 रिजर्वेशन की बात करने लगा, 16 रिजर्वेशन की बात करने लगा। तो मन में आता है यार 14 कह रहा था कि इक्वालिटी होनी चाहिए, देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा, लेकिन यहाँ तो फिर रिजर्वेशन आप देने लगे। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि किसी भी आर्टिकल या किसी भी सेक्शन को दूसरे आर्टिकल या सेक्शन पे हम सीधे प्रिवेल नहीं कराते हैं, और इसमें हम उसका एक्चुअल मीनिंग लगाने के लिए हम दो रूल को फॉलो करते हैं। पहला रूल है रूल ऑफ इजेस्डम जनरिस, सजातीयता का नियम, यानी जो बाद वाला प्रोविजन होगा वो ऊपर वाले प्रोविजन के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया जाएगा। और दूसरा है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है कि किसी भी प्रोविजन को किसी दूसरे के प्रोविजन के ऊपर हम प्रिवेल नहीं कराएंगे, बल्कि दोनों प्रोविजंस का इस हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया जाएगा कि दोनों प्रोविजन अपने बेस्ट कैपेसिटी में इंप्लीमेंट हो सके। तो बेयर एक्ट पढ़ते वक्त इन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी होता है, और अगर ये फॉर्मूला आप लागू करते हैं तो आपको बेयर एक्ट समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। हेलो सर, मेरा नाम आकृति पांडे है। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि पीसीएस जे या फिर और भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए असफलता मिलने के बाद जब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो इस चीज़ से कैसे अपने आप को संभालें? सबसे पहली चीज है कि सफलता और असफलता दोनों हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो जर्नी है उसका हिस्सा है। तो एस्पायरेंट को जब भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में आना चाहिए, सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये दोनों चीजें हैं, हम सफल भी हो सकते हैं, हम असफल भी हो सकते हैं। क्योंकि जब हम पहले से चीजों के लिए प्रिपेयर रहते हैं तो हमें चीजें टैकल करने में आसानी हो जाती है। अब आते हैं कि हाँ, असफल हो गए तो हम अपने को कैसे मोटिवेट करें, कैसे बनाए रखें। तो सबसे पहली चीज क्या है
एक्सेप्ट करिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम लोग देखते हैं, मिलते हैं बच्चों से सफल होने के बाद, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सर अब क्या करेंगे, ऐसा कैसे हो गया, लाइक दिस। नहीं, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने में हम जहाँ तक साइंटिफिक बात करें अगर, तो जब हम किसी चीज़ में असफल होते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है, घबराहट होती है, परेशान होते हैं, और जैसे ही ये सब घबराहट, परेशानी आती है बॉडी में, कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है वो सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। और जब कॉर्टिसोल आता है तो हम बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, वो हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि कॉर्टिसोल की लाइफ ही 72 आवर्स है, 72 घंटे। इसमें फिर उसका इफ़ेक्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद हम होता क्या है कि हमारा ब्रेन जो होता है बेटा एआई होता है। हमारा ब्रेन जो है स्यूडो माहौल बना लेता है। हम सेल में चले जाते हैं कि हम तो बड़े दुखी हैं, ये है, वो है। लेकिन वो हार्मोनल जो चेंज है वो सिर्फ 72 आवर्स के लिए है। तो होना क्या चाहिए, जैसे ही असफल हुए, तुरंत पहला चीज़ है एक्सेप्ट कर लीजिए कि मैं फेल हो गया, असफल हो चुका हूँ। एक दिन टेक रेस्ट, डू व्हाटएवर यू वांट, जो चाहते हो करो। सेकंड डे से कॉज ऑफ एक्शन ढूंढना होगा कि मैं फेल क्यों हुआ, कहां कहां मुझसे गलतियां हुई हैं। सेकंड डे में ही ये काम कर लेना, फर्स्ट डे में कुछ मत करो, क्योंकि उस वक्त कॉर्टिसोल ज्यादा है, बहुत डिप्रेशन है, बहुत लो फील कर रहे हो, दैट्स वाई प्रॉपर डिसीजन के मूड में नहीं हो, कंडीशन में नहीं हो। पहला दिन रेस्ट करो, कुछ मत सोचो, और सोशल नेटवर्किंग और इन सब चीजों से एकदम दूर रहो। लेकिन सेकंड डे आते ही तुरंत हम इवेलुएट करेंगे कि मुझसे फॉल्ट कहां कहां हुआ है, और उनको हम तुरंत फ्लैगिंग कर देंगे कि ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मेरा रहा, मुझसे यहाँ यहाँ गलती हुई है। और थर्ड डे आते आते आप उसको न्यू प्लानिंग कर दीजिए कि अब आगे आने वाली प्रिपरेशन में इन इन गलतियों को हम रिपीट नहीं करने जा रहे हैं। तो इससे हम जो असफल हुए हैं उसका जो सदमा लगा है वो हम तुरंत गेट रिड ऑफ करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि जब तक प्लानिंग नहीं रहेगी आगे हम जा नहीं पाएंगे, ट्रैप में आ जाते हैं। हेलो सर, माय नेम इज साक्षी सिंह। मेरा सवाल ये है कि जज की तैयारी करने के टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे पहली चीज किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए जो जरूरी होता है वो आपका माइंड सेटअप, कि आप किस माइंड सेटअप से आ रहे हैं वहां पे। जब तक आपका माइंड सेटअप उस एग्जाम के लिए नहीं है, आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे इंस्टीट्यूट कुछ भी कर ले, कोई कुछ कर ले, कुछ नहीं होना है। तो सबसे पहली सीढ़ी होती है कि किसी भी और ये प्रोवर्ब भी है, कहा भी जाता है कि कोई भी जंग सबसे पहले मन में जीती जाती है। तो सबसे पहले अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो एक माइंड मैपिंग आपकी होनी चाहिए कि मैं ये क्यों करने जा रही हूँ, मेरा विजन इसको लेकर के क्या है, और मैं इसके लिए क्या क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो जब आपका विजन क्लियर होगा तो डाइवर्जन अपने आप खत्म हो जाएगा। और उसके लिए अब क्या है कि जैसे प्रिपरेशन आप एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो उस पे आपको ये ध्यान रखना होता है कि इस प्रिपरेशन के लिए जरूरी चीजें क्या हैं, हम कैसे शुरुआत कर दें। तो सबसे बड़ी चीज है, कहा जाता है ना कि अ गुड बिगनिंग इज हाफ एंडिंग। अगर शुरुआत ही हमारी गलत हो गई तो हमारी तो अंत भी गलत ही होना है। तो शुरुआत सही करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है कि हम अपनी बिगनिंग ईयर, जैसे समय को, जैसे सपोज करिए कि शुरुआती 90 डेज हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो उसमें 3 पार्ट में जैसे आप बांट लीजिए, 30 डेज, 30 डेज, 30 डेज। शुरुआत के 90 दिन में मुझे क्या करना है, एक रोड मैप हमारा है। तो शुरुआती 30 डेज में क्या होता है, ये इंट्रोडक्टरी फेज होता है कि मुझे इंट्रोडक्टरी फेज में रहना है। इसका मतलब क्या है, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, और स्टडी मटेरियल हमारा कैसा हो रहा है, उनसे सिर्फ इंट्रोडक्शन रखिए, फेमिलियर हो जाइए आप। नेक्स्ट, अब इसमें फेमिलियर होने में क्या है कि हमें प्रॉपर एक एक सिलेबस, जैसे बहुत सारे बच्चों को हम लोग देखते हैं बेटा कि वो तैयारी करते हैं, उनसे पूछ दिया जाए कि पेपर फर्स्ट में क्या क्या है, तो 50% लोग तो ऐसे ही गायब हो जाते हैं, वो बता ही नहीं पाएंगे कि पेपर फर्स्ट में क्या है, पेपर सेकंड में क्या है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 पेपर में इसमें देने हैं, और उनको पता ही नहीं कैसे तैयारी कर रहे हो। तो ये फेमिलियर होना है कि पेपर फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है, फोर्थ में ये है, फिफ्थ में ये है, सिक्स्थ में ये है। तो अब जब फेमिलियर हो जाओगे तो तुम
ऑलरेडी ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है कि हमें पता चल जाता है ये मेरे लिए पॉजिटिव है, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, ये थोड़ा कमजोर है, मैं कोशिश करूंगा तो इम्प्रूव हो जाएगा, और ये वाला सेगमेंट जो है मेरे लिए एकदम नया है, मैं इसमें कुछ नहीं जानता। तो आपका क्लियर होना शुरू हुआ। 30 दिन शुरुआती ये हमने कर लिया, प्रीवियस ईयर पेपर देख लिए, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या है लेवल इसका। ये अगले 30 दिन हमको क्या करना है, एक्टिव रिकॉल करना है कि अब जो जो कुछ हम फैमिलियर हुए थे सब्जेक्ट से, जो जो चीजें हमने पढ़ा है वहां पे, हम एक्टिव रिकॉल कर पा रहे हैं उसको कि नहीं। और एक्टिव रिकॉल में क्या है, हम रीड जो किए हैं उसका चार्ट डायग्राम हमने बना लिया, उस चीज को रिट्राइव करने के लिए लर्निंग हमारी कितनी हुई, कितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, ये चीजें। और फिर नेक्स्ट जो 30 डे है उसमें आप कंसोलिडेट कर दीजिए। कंसोलिडेट जो हम पहले पढ़े थे फर्स्ट 30 डे में, फिर जिसका हमने रिवीजन किया नेक्स्ट 30 डेज में, उस चीज को क्या मैं सही से समझ पा रहा हूँ, क्या मेरा एग्जीक्यूशन सही जा रहा है। अब उस पे जाकर के हमको क्या कर देना है, मॉक देना है कि ये चीज हमने पढ़ी थी, ये प्रीलिम्स के मॉक रहे, ये मेंस के मॉक रहे, मेरी परफॉर्मेंस कहाँ जा रही है। और जैसे ही मेरी परफॉर्मेंस दिखी, एरर लॉग आ जाएगा कि मेरे से कमी कहाँ कहाँ हो रही थी। उन कमियों का एक एरर लॉग अपना बनाएंगे, उसी को इम्प्रूव करते चले जाएंगे। नहीं तो बच्चे के साथ क्या होता है, वो साल दर साल तैयारी करता है, उसे अपनी खुद की कमी ही नहीं पता है कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। तो जब तक आप एरर लॉग नहीं बनाओगे और सिस्टमैटिक अपनी प्रिपरेशन नहीं करते हो, सफलता मिलना मुश्किल है। So my next question from you is, what role do language papers play, be it Hindi or English, and how should students prepare for it? For PCS J exam, language is decisive. रीजन, सारे बच्चे लॉ पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि PCS J का मतलब लॉ है, जबकि ध्यान क्या रखना है, 1000 नंबर का आपका मेंस होने जा रहा है, जिसमें 200 मार्क्स जो है वो आपके लैंग्वेज पे हैं, 200 मार्क्स जो है आपके जनरल नॉलेज के हैं, और 600 मार्क्स जो है वो लॉ पे हैं। तो जब 1000 मार्क्स में हम 200 नंबर का लैंग्वेज पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम 20% सिलेबस से वैसे ही बाहर कर दे रहे हैं। और जब 20% सिलेबस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो 100% सिलेक्शन नहीं मिलना है। ये नहीं कि 20% सिलेक्शन के चांसेस कम हो गए, अब आपके 100% सिलेक्शन के चांसेस खत्म हो गए। तो इस वजह से बच्चे जो ये परसेप्शन बना रखे हैं कि नहीं, एग्जाम से 1 महीने पहले हम इससे पढ़ लेंगे, या हम ट्रांसलेशन देख लेंगे, या हम प्रेसी राइटिंग कर लेंगे। लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में नहीं प्रिपेयर हो सकती है। लॉ आप प्रिपेयर कर सकते हो, लैंग्वेज नहीं हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई फॉरेनर है, वो सालों मेहनत करता है हिंदी बोलने की, लेकिन जब वो हिंदी बोलना शुरू करता है तो हम आप हंसने लगते हैं, तुरंत हमें पता चल जाता है देखो ये गलती है, ये गलती है, जबकि वो सालों से कोशिश कर रहा है। तो उसीलिए बच्चों से कहा जाता है कि जैसे ही आप PCSJ की प्रिपरेशन शुरू करें, वैसे ही आप लैंग्वेज और जनरल स्टडीज इन दोनों पे भी प्रॉपर फोकस रखिए। लैंग्वेज शुरुआत से, और सबसे बड़ी चीज इंटरेस्टिंग जान रहे हैं, 200 नंबर के लॉ के पेपर को पढ़ने के लिए एवरेज आपको पर डे 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा पूरी जर्नी के दौरान। और जबकि लैंग्वेज के पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए पर डे सिर्फ आप 30 मिनट पढ़ें, कि 30 मिनट अगर आप पढ़ रहे हैं तो लॉ के पेपर से आप ज्यादा नंबर पा जाएंगे। तो शुरुआत हमेशा जैसे ही हम PCSJ की तैयारी करें, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हम लैंग्वेज भी पढ़ना शुरू करेंगे। अब लैंग्वेज में आते हैं तो 2 चीज आएगी, एक तो हमारा ग्रामर, ग्रामर हमारा कैसा है। अगर हमारा ग्रामर कमजोर है तो हम ग्रामर की बुक कोई भी लेकर के, या कोई भी टीचर मेंटोर है उनसे हम ग्रामर पे अपने वर्क कर लेंगे। दूसरी चीज आता है कि पैटर्न क्या है। तो जैसे यूपी PCSJ का पैटर्न अलग है, राजस्थान में पैटर्न अलग है। यूपी PCSJ सिंपली ऐसे पूछता है, और प्रेसी राइटिंग पूछता है, ट्रांसलेशन पूछता है। एक पैसेज दे देगा, ट्रांसलेट कर दीजिए, एक पैसेज दे दिया, उसकी प्रेसी लिख दीजिए, और एक टॉपिक दे देगा, आप ऐसे लिख दीजिए। ये जो स्टैटिक ग्रामर के रूल्स हैं वो नहीं पूछता है। लेकिन राजस्थान में जब हम चले जाते हैं तो वो रूल्स आने लगते हैं, वो कैप पूछने लगता है।
तो हर एग्जाम की स्ट्रेटजी अलग है, लेकिन जब हम जुडिशरी पढ़ रहे हैं तो हमें तो सभी एग्जाम कवर करना है, तो इस हिसाब से रखेंगे। ग्रामर भी हम पूरा तैयार करेंगे और उसके बाद एसे का पोर्शन क्या है कि एसे सभी टॉपिक जानते हैं कि कल्चरल एसे हो सकता है, पॉलिटिकल एसे हो सकता है, लीगल एसे हो सकता है, साइंस से रिलेटेड एसे हो सकता है या करंट अफेयर से रिलेटेड एसे हो सकता है। तो यूपी का अगर हम लोग ट्रेंड देखते हैं तो एक करंट से रिलेटेड एसे मिलता है और एक स्टैटिक एसे आ जाएगा। तो हमें पहले से ही पता है कि एक स्टैटिक एसे आना ही आना है और एक करंट अफेयर से रिलेटेड एसे आना ही आना है। तो हम पहले से ही उस एसे को लिखने की अपनी प्रैक्टिस में रहें। अब ये नहीं सोचे कि यही वाला आएगा, नहीं, व्हाटसोएवर करंट में है, आप उस पे मान लीजिए कि यही आ गया है। जैसे सपोज दैट कि अभी अमेरिका, इज़राइल और ईरान वॉर हो रहा है, वो बस आप इसी पे आ जाइए कि अब ये टेररिज्म से जोड़ लीजिए इसको या वर्ल्ड पीस से जोड़ लीजिए इसको कि वर्ल्ड पीस के लिए वेपन सही हैं, गलत हैं, व्हाटसोएवर। अब इस पे लिखना शुरू कर दीजिए आप, ये रहा आपका करंट अफेयर। अब उसके पैटर्न को आपको फॉलो करना है, बड़ा ईजी सा होता है एसे को फॉलो करना। जैसे एसे लिखना क्या है, ड्राइंग करना, जैसे आप किसी की पिक्चर ड्रॉ कर रहे हो। जैसे पहले हम चेहरा बनाएंगे, फिर हम बॉडी बनाते हैं, फिर हम नीचे पैर बना देंगे। तो चेहरा क्या है, फेस जो होता है, चाहे आप किसी का फेस दिखाएंगे सब पहचान जाएंगे कि ये इस व्यक्ति का फेस है। बॉडी दिखाएंगे नहीं पहचान पाएंगे, लेग्स दिखाएंगे नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन चेहरा दिखाते ही पहचान जाएंगे। तो यही जो आपका फेस है, यही इंट्रोडक्शन है। तो आप अच्छा किसी का ऐसे हो रहा है या नहीं, वो इंट्रो पे डिपेंड कर रहा है कि इंट्रो आपका इतना कंप्लीट होना चाहिए कि एग्जामिनर जो भी आपका इंट्रो पढ़े उसको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। इंट्रो में ही हर चीज आ जानी चाहिए, बस इलेबोरेट मत करिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करता है बच्चा कि जब इंट्रो से वो आगे बढ़ता है तो वो कोरिलेट नहीं कर पाता। इंट्रो में उसने कुछ कहा है, बॉडी में जाकर के वो उससे और आगे जाने लगता है। नहीं, इंट्रो में जो हमने बातें कही हैं वही रखिए, बस उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। इंट्रो के अलग कोई एक्स्ट्रा टॉपिक बॉडी में नहीं आनी चाहिए। और लास्ट में कंक्लूड करना है हमको कि कंक्लूजन पोर्शन बहुत ही समराइज्ड होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, और जब शॉर्ट में हम कंक्लूड कर देंगे तो हमारा एक इफेक्टिव एसे आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है प्रेसी राइटिंग का। प्रेसी में बच्चे क्या करते हैं, 2 लाइन ऊपर से उठा लिया, कुछ बीच से उठा लिया, कुछ नीचे से उठा लिया, ओके प्रेसी हो गई। आपको 5% नंबर मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। एग्जामिनर नहीं नंबर देता। आप सोचते हैं ना कि हमने 2 पेज लिखा है तो 4 नंबर तो देगा ही देगा, नहीं देता है, वो ऐसे कट कर देता है। तो प्रेसी का सिंपल सा फॉर्मूला है, उस पैसेज को 3 बार 2 बार पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद उसकी समरी बिना पैसेज देखे लिख दीजिए। ये आपकी प्रेसी राइटिंग हो जाती है। और ट्रांसलेशन एज इट इज जैसा रहता है, एज इट इज करना रहता है। ट्रांसलेशन में बच्चे क्या करते हैं, प्रेसी वाला फार्मूला लगा देते हैं। वो क्या करते हैं, पूरा पैरा पढ़ा फिर अपने हिसाब से ट्रांसलेट। नहीं, ट्रांसलेटर हैं आप, व्हाट्सोएवर लिखा है एज इट इज बस ट्रांसलेट करिए, मतलब मत बताइए उसका। तो ये बेसिक चीजें हैं पैटर्न का। और लैंग्वेज पे अगर आप फोकस्ड नहीं है तो मैं श्योर कह दे रहा हूं कि आप जुडिशरी का ख्वाब न देखें, वो पेपर कमजोर है। लॉ में आप चाहे जितने नंबर पाइए नहीं, क्योंकि ये लैंग्वेज का पेपर इतना स्कोरिंग है कि अगर 100 सीट आ रही है तो कम से कम 200-300 बच्चे ऐसे होंगे कि 200 में 140 प्लस नंबर पा रहे होंगे। और लैंग्वेज जिसकी कमजोर हो जा रही है वो 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर भी पा रहा है। 100 नंबर का गैप दिख रहा है और बच्चा इस पे नहीं ध्यान करता है। जुडिशरी वाले सिर्फ लॉ पढ़ते रह जाते हैं और जब फाइनल मार्क्स आते हैं तो वो लैंग्वेज से या जीके से बाहर हो जाते हैं। लॉ में सब एवरेज नंबर पाते हैं। तो इस वजह से एक सीरियस एस्पिरेंट जो है उसको हमेशा एक बैलेंसिंग अप्रोच रखनी चाहिए कि लॉ तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ लैंग्वेज और जीके भी पूरा ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज एस्पिरेंट के लिए जो एक मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि जो कुछ भी पहले से चीजें चली आ रही हैं कंपटीशन को लेके, मिथ, उस मिथ से आपको बचना होगा। जैसे मिथ क्या है, सिर्फ लॉ पढ़ लेंगे जज बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। जीके और लैंग्वेज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लॉ में अगर पीसीएसजे में सिलेक्शन होना है तो मैक्सिमम बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, सब्सटेंटिव और प्रोसीजर,
नहीं होगा जज बनना आपका, नहीं बन पाएंगे। रास्ता उसका लोकल लॉ से, माइनर से, जीके से और लैंग्वेज से जा रहा है। तो आप जो अपना 90% टाइम सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंटिव और प्रोसीजर पे फोकस कर रहे हैं, ये एग्जाम का 1000 नंबर का सिर्फ 290 मार्क्स है। 710 नंबर बाहर से आ रहा है और 90% कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और बच्चे खुद उस पे फोकस नहीं करते हैं। तो कहीं भी रहिए, आपकी जर्नी जो शुरू होगी वो लोकल, माइनर, लैंग्वेज, जीके, देन सब्सटेंटिव और प्रोसीजर पे जाएगा, तब सिलेक्शन आएगा। नहीं तो 290 नंबर पढ़ के 1000 के एग्जाम में कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस पैटर्न को चेंज करिए आप, और अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, और सबसे बड़ी चीज जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, जो बच्चा मेंटली साउंड है, मजबूत है, वही बच्चा कंपटीशन में सरवाइव कर पाएगा। और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और सब कंसिस्टेंसी और ये सब चीजें चलती रहेंगी। पेशेंस आप रखे रहिए, मेंटली बहुत साउंड रहिए, और प्रॉपर प्रोसीजर आप फॉलो करिए, लोकल, माइनर, लैंग्वेज, जीके। देन प्रोसीजर और सब्सटेंटिव तो सारी दुनिया पढ़ती है, लेकिन ध्यान रखिएगा 290 नंबर का है, 710 नंबर का भी ध्यान रखना हो तब जुडिशरी आएगी। और लास्ट में जो स्टॉक की पूरी टीम को थैंक यू, और इनको आगे आने वाले फ्यूचर एंडेवर्स के लिए बहुत सारी बधाइयाँ और कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, इसके लिए भी मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया करूँगा, और आगे आने वाले फ्यूचर के लिए इन लोगों को बहुत